हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 11। टेस्ट नंबर 10 तक हो चुका है और अभी तक आप टेस्ट नंबर 10 तक नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 10 तक, तो जाइए प्लेलिस्ट, आपको पूरा वहाँ मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी 10 टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 11वां नंबर टेस्ट। और इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन आज लाया गया है, सभी के सभी प्रश्न आपको गुप्त काल से संबंधित है। और जितने भी प्रश्न गुप्त काल से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको वहाँ एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर आप ये पूरा देख लेते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, है ना। जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको हमेशा कन्फ्यूजन कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो पूरा देखें और लास्ट में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, कितना आपका सही हुआ, है ना, कितना आपका मार्क्स आया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं गुप्त काल से संबंधित सभी प्रश्नों को। और एक ही वीडियो में आपको तैयार किया गया है, बहुत मेहनत लगा है। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त शासकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। 1 में दिया गया है शासक और सूची 2 में है उपलब्धियां उनकी। तो श्रीगुप्त है ए में, बी में है चंद्रगुप्त प्रथम, सी में है आपका समुद्रगुप्त और डी में है कुमारगुप्त। तो इस कौन कौन सी उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की थी? तो श्रीगुप्त जो थे इनको आदि राज की उपलब्धियां प्रदान था, है ना, आदि राज। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। बी है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, तो इन्होंने इसको कहा जाता है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे, है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त जो थे इनको पराक्रमांक की उपाधि धारण किए थे। और डी है आपका कुमारगुप्त, तो इन्होंने महेंद्रादित्य, ठीक है, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किए थे। और ये श्री महेंद्र की भी उपाधि धारण किए थे, ठीक है, श्री महेंद्र। चलिए, तो ये था मिलान करने वाला। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी के 4। तो आपका 1 2 3 4 किस में है? आपका बी में है। देखिए 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। अब देखिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से देखें। देखिए श्रीगुप्त जो है, श्रीगुप्त का काल आपको पता होना चाहिए, हमेशा आपको मिलाने के लिए दिया जाता है। तो श्रीगुप्त का जो काल था दोस्तों, ये 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक इनका काल था। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल था वो 319 से 355 ईस्वी तक। और नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त, तो इनका काल था 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक। और लास्ट है आपका कुमारगुप्त, तो इनका जो कार्यकाल था 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये तो इनका कार्यकाल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? जो गुप्त संवत चलाया गया था, कौन से गुप्त शासक चलाए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो जो गुप्त संवत चलाया गया था ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था, है ना। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिए, ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया, है ना। सर्वप्रथम पूछ रहा है, चांदी की मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? चांदी को ही कहा जाता है क्या? रजत, ठीक है, रजत। तो याद रखिए ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। तो क्या हो जाएगा इसका? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर प्रश्न है कि हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे, है ना। हरिसेन किस कौन से शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे दोस्तों हरिसेन। अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा आप जान ले। समुद्रगुप्त जो थे ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, है ना। समुद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे।
और समुद्रगुप्त जो सिक्का जारी किए थे उस पे ये वीणा बजाते हुए दिखते हैं, है ना। और इसीलिए इनको कहा जाता है कविराज। ठीक है, वीणा बजाते हुए देखा गया है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कविराज। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। भारत का नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये था इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन द्वारा बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए गुप्त शासक के पास, है ना, के लिए कौन से गुप्त शासक के पास दूत भेजा गया था। जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन थे, इन्होंने बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत भेजे थे, वो किसके पास भेजे थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है घटोत्कच, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या हो जाएगा, 5 का आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त के पास इन्होंने अपना दूत को भेजे थे कि हमको गया में यानी बोध गया में हमको बुद्ध भगवान की मंदिर बनवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है। अभी आपको बताया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो थे आपका समुद्रगुप्त, यानी A नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समुद्रगुप्त को कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी कहा जाता है, ठीक ना, इनको संरक्षक प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि कालिदास तथा अमर सिंह जैसे विद्वान किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो कालिदास और अमर सिंह जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो कितना था, 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इन्होंने जो सिक्का चलाया था दोस्तों, उस पे देवश्री लिखा हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, देवश्री उस पे लिखा हुआ था। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को, ठीक ना, उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाए थे इन्होंने, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किए थे, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही यानी शासन काल को कला साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं पता है तो आप नोट कर ले, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में आपको दिया गया दोस्तों विद्वान, और सूची 2 में है आपका क्षेत्र, है ना। हरिसेन मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे, वराह मिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे, वररुचि किस क्षेत्र से संबंधित थे, या धनवंतरी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको मिलान करना है। तो हरिसेन जो थे ये क्या थे, एक कवि थे, है ना। और वराह मिहिर जो थे एक खगोल विज्ञानी थे, और वररुचि एक व्याकरणी थे, और धनवंतरी जो थे एक चिकित्सक थे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 किस में है, आपका बी में है। तो क्या हो गया आपका बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और डी है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले। बी नंबर ऑप्शन जो आपको दिया गया है उदंतपुरी, ये भी आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसकी जो स्थापना किया गया था वो गोपाल प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी पाल सम्राट थे गोपाल प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 8वीं शताब्दी में,
है ना। और देखिए सी नंबर ऑप्शन दिया गया आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा, है ना, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये आपका है भागलपुर में, है ना, ये भागलपुर बिहार में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 8वीं शताब्दी में भी इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट में है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना किया गया था तक्ष के द्वारा। जो तक्ष था वो कौन था, तो ये भरत का पुत्र था। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये है पाकिस्तान में है। और इसकी स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी में। तो ये था इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है आपका राजवंश, 2 में है उसके संस्थापक। तो राजवंश जो है जैसे ए में दिया गया है त्रैकूटक राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है। बी है नागवंश, सी है हून वंश और डी है आपका सालंकायन राजवंश। तो क्या हो जाएगा, आप इसको मिलाइए। तो त्रैकूटक राजवंश के जो संस्थापक थे वो हैं इंद्रदत्त, तो ए मिल जाएगा आपका ए से। बी है नाग राजवंश के संस्थापक थे भावनाग, क्या थे, कौन थे, भावनाग थे। हून राजवंश के संस्थापक तोरमान थे। और डी है आपका सालंकायन राजवंश के संस्थापक देववर्मन थे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब देखिए 1 2 3 4 किस में है, ए में है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई थी। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा किसने चलाई ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंद गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई थी। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही अश्वमेध प्रकार के यज्ञ भी किए थे। ठीक है, दोनों पूछा जाता है, यज्ञ भी अश्वमेध किए थे कुमारगुप्त ने ही, और मुद्रा भी चलाया था कुमारगुप्त ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये कौन सी उपाधि धारण किए, तो विक्रमादित्य की। किस उपलब्धि में धारण किए ये आपको बताना है ना। ऑप्शन है शक, पहलव, कुषाण या सातवाहन, किस पे विजय पाए थे, तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो वो है शक पे। शक पे विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट के पतन के निम्नलिखित में से क्या कारण थे। गुप्त सम्राट क्यों पतन हो गया आपको बताना, इसका कारण क्या था। ऑप्शन है हूनों के आक्रमण, बी है हूनों की घुड़सवारी की कुशलता तथा रकाबों का प्रयोग, सी है आपको मालवा नरेश द्वारा गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी तीनों कारण था गुप्त साम्राज्य का पतन होने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, और इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट को आपको मिलाना है। ए में दिया गया दोस्तों प्रशासनिक इकाई और बी में है अधिकारी, है ना। देखिए सूची वाले क्वेश्चन बनाने से ये फ़ायदा है कि आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाता है। तो इसका मिलाइए आप लोग। ए में है प्रशासनिक इकाई, ये बी में अधिकारी। प्रशासनिक इकाई जैसे देश जो था इसका अधिकारी कौन होता था, विषय का अधिकारी कौन होता था, भुक्ति का अधिकारी कौन होता था, और ग्राम का अधिकारी को क्या कहा जाता था, है ना। तो देश के अधिकारी को कहा जाता था गोपत्री, है ना। ये का हो जाएगा आपका 1 से मिल जाएगा। विषय का जो अधिकारी होता था इसको कहते थे विषयपति, और जो भुक्ति के अधिकारी होते थे इसको कहा जाता था उपरिक, और ग्राम के अधिकारी को कहा जाता था महतर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर, यानी 1 2 3 4 आपको मिल गया। तो ये चारों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है कि गुप्तकालीन अधिकारी
महासंघी विग्राहक किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? जो महासंघी विग्राहक जो था कौन से विभाग का अधिकारी था? ऑप्शन है आपको युद्ध तथा शांति का प्रधान, या दान विभाग का प्रधान, या अभिलेख विभाग का प्रधान, या डी है सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये जो था ये युद्ध तथा शांति के जो प्रधान था उसको कहा जाता था महासंधि विग्राहक, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इसका हो गया आपका आंसर नंबर ये बी नंबर ऑप्शन दिया गया है दान विभाग के प्रधान। दान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था ये आप नोट कर ले, क्योंकि पूछा जाता है। इसको कहा जाता है अग्रहारिक। क्या कहते हैं? अग्रहारिक, ठीक है। अग्रहारिक इसको कहा जाता है। और अभिलेख विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो महाअक्षपटलिक, है ना। महाअक्ष याद रखिएगा, पटलिक, ठीक है। थोड़ा सा नाम टेढ़ा टेढ़ा है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था महासेनापति, है ना। सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? महासेनापति, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 15 से इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं आपका 16 नंबर। 16 है कि गुप्तकालीन राजस्व से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। गुप्तकालीन जो राजस्व था उससे कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 3 कथन दिया गया है। हल दंड, हल पर लगने वाला कर था, ये बिल्कुल सही है। बी है आपका उदंग, अस्थाई कृषकों से लिए जाने वाला कर था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सी है आपका ऊपरी अस्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर था, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी ए बी सी तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, और इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और सही कूट का पता करना है। सूची 1 में दिया गया है आपको गुप्तकालीन अधिकारी, और बी में दिया गया है उसका विभाग। यानी जो गुप्तकालीन अधिकारी थे, यानी जैसे कि रण भांडागारिक, इसका विभाग क्या था? महाभांडागाराधिकृत का विभाग क्या था? महाबलाधिकृत का विभाग कौन सा था? और दंडपाशिक जो थे इनका विभाग क्या था? ये आपको मिलान करना है। तो जो रण भांडागारिक थे इनका जो विभाग था दोस्तों ये आपको मिल जाएगा, ए से हो जाएगा 4 नंबर, यानी 4 का होगा आपका ए नंबर। इसको कहा जाता था सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अधिकारी को रण भांडागारिक कहते थे, है ना। बी है आपका महाभांडागाराधिकृत, तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी राजकीय कोष के प्रधान को कहा जाता था महाभांडागाराधिकृत। और सी है आपका ऑप्शन की महाबलाधिकृत, इससे आपको मिल जाएगा सेनापति को कहा जाता था महाबलाधिकृत। और डी है दंडपाशिक, तो ये पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे दंडपाशिक। तो क्या इसका आंसर हो गया? 4 1 2 3, यानी आंसर नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। 4 1 2 3 देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन मंदिर है? गुप्त काल में बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया था, है ना। तो यहाँ पे कुछ मंदिर दिया गया है, आपको बताना है कौन से जो मंदिर है ये गुप्तकालीन है। एरन का विष्णु मंदिर, बी है आपका तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, सी है भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो मंदिरों का निर्माण किया गया था ये गुप्त काल में किया गया था। इसके अलावा भी और भी मंदिर का निर्माण किया गया है ना। एरन का जो विष्णु मंदिर है ये आपको कहाँ पड़ता है? तो एरन में पड़ता है, एमपी में, है ना। एरन के सागर जिला में, एमपी में पड़ता है। बी है आपका तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, तो ये है दोस्तों तिगवा, यानी सतना जिला एमपी, यानी ये भी है आपका एमपी में पड़ता है, सतना जिला में है, ठीक है, सतना जिला। और सी है आपका भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ये है आपका भीतर गांव में जो कानपुर में पड़ता है, ठीक है, कानपुर जिला में है, यानी उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो उपयुक्त इसका सभी है जो गुप्तकालीन मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्तकालीन मणिनाग का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जो गुप्तकालीन जो मणिनाग का मंदिर है ये कौन से राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार आपको बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि जो ये जो गुप्तकालीन मंदिर है आपको कहाँ है? तो बिहार में है। और बिहार में कहाँ है? तो बिहार के राजगीर में है, ठीक है। राजगीर कभी घूमने जाइएगा तो आपको वहाँ मिलेगा ये मंदिर। ये जो मंदिर है दोस्तों ये बेलनाकार मंदिर है, ठीक ना। इसकी आकृति कैसी है? तो बेलनाकार, ये भी
पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का विषय निम्नलिखित में से क्या है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये किसके द्वारा रचना है, तो ये कालिदास के द्वारा रचना है। और इसका जो विषय था वो क्या था, ऑप्शन है आपको, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चारुदत्तम नाटक के रचनाकार कौन है। चारुदत्तम जो नाटककार, इसके रचनाकार है ना, चारुदत्तम जो नाटक है इसके नाटककार कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है विशाखादत्त, भास, शूद्रक या कालिदास। तो 21 का हो जाएगा आपका भास, यानी चारुदत्त के नाटककार कौन है, भास। ठीक है, आंसर नंबर बी ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में से चंद्रगुप्त द्वारा शक राज्य का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है ना। किस नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शक राजा का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन मिलता है, तो आपको नाटक का बताना है। कौन सा नाटक है, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम या स्वप्नवास वधतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी देवी चंद्रगुप्तम में वर्णन किया गया है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है नाटक और सूची 2 है आपका नाटककार। ए में है दोस्तों विक्रमो वसीयम, बी में है आपको मृच्छकटिकम, सी में है मुद्रा राक्षस और डी में है प्रतिज्ञा योग्य धारायणम। तो इसका आपको नाटककार बताना है। तो विक्रमोवर्षियम जो है दोस्तों ये कालिदास के द्वारा रचा गया था। बी है आपको मृच्छकटिकम, इसके नाटककार कौन है, तो शूद्रक है। सी है मुद्रा राक्षस, आपको सबको पता है, विशाखादत्त। और डी है प्रतिज्ञा योग्य धारायणम, इसका हो जाएगा आपका भास। तो क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन है कि रघुवंशम निम्नलिखित में से किनकी रचना है। रघुवंशम जो है ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दंडिन, कालिदास, विशाखादत्त या बुद्ध घोष। जो रघुवंशम है ये कालिदास के द्वारा रचा गया था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भास की कौन सी रचना है ना, भास की जो रचना है वो कौन है। तो ऑप्शन ए है स्वप्नवास वधता, बी चारुदत्ता, सी है उरुभंग, डी है उपयुक्त सभी। तो भास के द्वारा ये तीनों रचनाएं जो है दोस्तों ये भास के द्वारा लिखी गई है, यानी स्वप्नवास वधता, चारुदत्ता, उरुभंग हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 और 26 में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है रचना और सूची 2 में है रचनाकार। ए में दिया गया है पंच सिद्धांतिका, बी में है चंद्र व्याकरण, सी है रावण वध, डी है विशुद्धि मग्न है ना, विशुद्धि मग। तो पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे, तो वराह मिहिर। ए का मिल जाएगा आपका बी से। और चंद्र व्याकरण के जो रचनाकार हैं वो है आपके चंद्र गोमिन। चंद्र मिल गया है ना, ऐसे मिला सकते हैं आप। सी है रावण वध हो जाएगा आपका वत्स भट्टी से। और डी है विशुद्धि मग, हो जाएगा दोस्तों बुद्ध घोष से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 1 4 3 है ना, 2 1 4 3 यानी ए नंबर आंसर बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन है, योगाचार रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। योगाचार जो रचना हुआ था इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है शूद्रक, दंडिन, असंग या मारवी। तो इसका आंसर हो जाएगा असंग, इसके रचनाकार है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है ना। यूरोपीय भाषा में कौन सा जो रचना था प्रथम भारतीय जिसका यूरोपीय भाषा में हुआ है। ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, भगवत गीता, रामायण या महाभारत। तो वो है दोस्तों आपका अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास, याद रखिएगा कालिदास। बी नंबर ऑप्शन है आपका भगवत गीता के लेखक कौन है दोस्तों, तो सबको पता है वेद व्यास है ना, वेद व्यास।
और सी है आपको रामायण। तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी, ठीक है, वाल्मीकि। और डी है आपका महाभारत, तो इसका भी लेखक कौन है? तो वेद व्यास, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल के सभी नाटक निम्नलिखित में से कैसे हैं? जो गुप्त काल में जो नाटक की रचना हुई है वो कैसे हैं? सुखांत है, दुखांत है, या सुखांत दुखांत दोनों है, या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सुखांत भी है और दुखांत भी है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। पंच सिद्धांतिका, वृह संहिता, लघु जातक किसकी रचना है ना? जो तीनों रचनाएं हैं ये किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन है वराह मिहिर, चरक, सुश्रुत या आर्यभट्ट। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं ये वराह मिहिर की रचनाएं हैं। आंसर नंबर ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 कि 31 क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट के सबसे बड़े अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होते थे? गुप्त सम्राट में सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था बताना है आपको। तो 31 ऑप्शन है ग्रामिक, गोप्ता, भुक्ति या कुमारा मात्य। तो उसको कहा जाता था दोस्तों कुमारा मात्य, यानी आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है कि त्रिदेव में निम्नलिखित में से कौन से भगवान शामिल थे, है ना? त्रिदेव में कौन से भगवान शामिल थे? ऑप्शन है ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव ब्रह्मा कृष्ण, इंद्र शिव विष्णु या विष्णु शिव ब्रह्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी विष्णु शिव और ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है प्राचीन भारत का? ऑप्शन बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त काल को कहा जाता है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, है ना? चलिए इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका क्या कारण है? अभी हम लोग पढ़े कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कौन सा है? तो गुप्त काल है। क्यों कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण युग? ऑप्शन है साहित्य रचना, मंदिर स्थापत्य, बी है केंद्रीय शासन भवन निर्माण, या सी है चिकित्सा विज्ञान या प्रौद्योगिकी, डी है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के वजह से प्राचीन भारत को, है ना, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 35 क्वेश्चन है कि मृच्छ कटिकम का अर्थ क्या है? मृच्छ कटिकम का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है पत्थर की गुड़िया, लड़की की मूर्ति, माटी का खिलौना या लोहे की मूर्ति। तो मृच्छ कटिकम का जो अर्थ होता है वो माटी का खिलौना होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि पारा का आविष्कार किस काल में हुआ था? पारा का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों ये गुप्त काल में ही हुआ था, है ना? कौन से काल में? इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। तो ये था दोस्तों आज का 36 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इसके अलावे भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप जान लें। जैसे कि आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध जो विद्वान थे वो कौन थे? धन्वंतरी थे, है ना? धन्वंतरी, आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? हमेशा पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में ये रहते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गणित के क्षेत्र में जो गुप्त काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, गणित के क्षेत्र में तो वो था आर्यभट्टियम, है ना? आर्यभट्टियम, ठीक है, याद रखिएगा। आर्यभट्टियम जो था ये गुप्त काल के यानी गणित के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और इसकी रचना किसने किए थे? तो इसकी रचना जो किए थे वो आर्यभट्ट किए थे, ठीक है। आर्यभट्ट ने इसकी रचना किए थे। आर्यभट्ट कहाँ के थे दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्र के थे, यानी वर्तमान जो पटना कहा जाता है ना? तो ये कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के ये थे। चलिए तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कितना कितना आप सभी का मार्क्स आया, है ना? तो चलिए फिर कल मिलते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। और हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, और दोस्तों एक बात, अगर आपको पीडीएफ इस वीडियो का चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है, इस पर जुड़े, इस पर भी आपको अच्छे अच्छे पोस्ट किए जाते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।